फर्स्ट 1 to 5, 5 1 भी है। हाँ 1 कितनों का है? वेवलेंथ दिया हुआ है फोटोन का। अच्छा ये वेवलेंथ ऑफ 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन, ये क्या दिया है? ये 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन, ये क्या है? एनर्जी है, एनर्जी। वेवलेंथ तो बाद में दिया हुआ है एंड में। फ्रीक्वेंसी पूछा जा रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन। कैसे करेंगे? अरे कैसे करेंगे ये तो बता दो। E इक्वल्स टू एच न्यू। फिर अरे बताओ भाई, मेरे को नहीं आता है। E बाय इक्वल्स टू, ये क्या कर रहे हो तुम? सीधा वेवलेंथ निकाल लो। अच्छा ये जो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एनर्जी है, इसकी वैल्यू hc बाय लैम्डा। अच्छा इसको 10 to the power 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल दो। मैं क्या यहां से एंगस्ट्रॉन में होना चाहिए, तो ये 12,400 अपॉन एंगस्ट्रॉन, ये लिख सकता हूं। अब ये जो वैल्यू आएगी वो एंगस्ट्रॉन में आएगी। इसको तो मैं ऐसा ही इससे अच्छा फ्रीक्वेंसी निकालनी है ना, फ्रीक्वेंसी तो छोड़ो ना, एच न्यू से करेंगे। तो एच की वैल्यू निकाल लेगा 6.6 10 to the power minus 34 और एन न्यू सीधा एसआई में चेंज कर लेना है ना। वैसे ही ये भी वही है। हाँ तो बहुत बढ़िया है। 5 नंबर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दिया हुआ है, मतलब 5200 इस वेवलेंथ से ज्यादा वेवलेंथ पर फोटो इलेक्ट्रिक होगा नहीं। बोला जा रहा है फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी इमिटेड व्हेन मटेरियल इज इल्यूमिनेटेड बाय मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक मतलब क्या होता है? एक ही मोनो मतलब 1, क्रोमेटिक मतलब कलर, एक ही कलर की लाइट, यानी कि एक कलर मतलब एक वेवलेंथ वाली, सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट। अच्छा इंफ्रारेड दिया हुआ है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है 52000, ये विजिबल में है। अच्छा विजिबल से पहले क्या आता है? अल्ट्रावायलेट, इसके बाद में क्या आता है? इंफ्रारेड। अच्छा क्या यहां से आगे बढ़ते हैं तो वेवलेंथ बढ़ती है? वेवलेंथ बढ़ेगी, थ्रेशोल्ड यही है, यानी कि यहां से आगे वाली लाइट पर कभी भी फोटो इलेक्ट्रिक नहीं होगा। तो इंफ्रारेड पहले वाले ऑप्शन में होने वाला है क्या? इंफ्रारेड में तो होगा ही। अल्ट्रावायलेट में हो सकता है, 50 वॉट वाले में हो सकता है। क्या आंसर जाएगा? 2 and 3 दोनों से होगा। 11 तक 7। वर्क फंक्शन दिया हुआ है, लाइट की वेवलेंथ दी हुई है, वेलोसिटी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी। हमारे पास में ये जो लाइट आई है 12400 अपॉन उसकी एनर्जी इससे निकलेगी, कितना आएगा? ये 4.13। ये 4.13 जो एनर्जी है उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट चला जाएगा, कितना आएगा? 3.13। ये 3.13 SI में है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 1.6 10 to the power minus 19 ये आया काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 12 mv², इसके इक्वल करना पड़ेगा। 11 तक और कुछ बोला? क्या पूछा? 11 तक 9 10th में ऑप्शन गलत दिया है। क्या दिया है? 4th यार, मैंने इसका आंसर चेंज करवाया था, किया ही नहीं। मैंने ऑप्शन चेंज किया था इसका, लेकिन इन्होंने आंसर चेंज नहीं। कौन सा आंसर जाएगा? 8th का, 3rd नहीं 8th का। अच्छा 8th जो है उसका आंसर, मैं 8th की बात कर रहा था, 8th का आंसर चेंज नहीं किया इन्होंने। 8th का आंसर क्या जाना चाहिए? 8th का आंसर 2nd भी जाएगा क्या? किसी कंडक्टर को चार्ज करने में जाएगा क्या? तो इसका आंसर चेंज करो, 8th का 3rd। 8th का 3rd आंसर जाएगा सर। स्ट्रीट लाइट जो होती है ऑटोमेटिक स्विचिंग। और कौन सा क्वेश्चन बोल रहे थे? 10 में बोला वर्क फंक्शन है इतना, एनर्जी जूल में दिया हुआ है। अच्छा ये कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट है? ये जो वर्क फंक्शन है कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये। 1.6 × 10⁻19 से डिवाइड करो।
जब इतनी लाइट से हमने उसको इंसिडेंट करवाया तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, अच्छा तो डायरेक्ट ही कर लो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क फंक्शन है 3.2 10 टू द पावर माइनस 19, एनर्जी कितनी आएगी h न्यू 6.62 10 टू द पावर माइनस 34, फ्रीक्वेंसी 8 इंटू 10 टू द पावर 14, और ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। बस माइनस करना, आंसर गलत आ रहा है, आंसर गलत आ रहा है, पीछे गलत दिया। चलो भाई सॉल्व करो, कितना आएगा -20, कितना आएगा 6 1 49 4 48 और 4 52 52 -5, अच्छा इसको और हटा देते हैं, 5.3 ले लें लगभग, 5.3 3.2 कितना है 2.1 समथिंग। इसने आंसर दे दिया है ये वाला एनर्जी। 10th का भी फर्स्ट करो, 10th का फर्स्ट तुम कर लेना भाई, देख के ना 20 तक 11 पीछे ही है। लैम्डा वेवलेंथ वाली लाइट फोटो सेंसिटिव सरफेस पर गिर रही है तो इलेक्ट्रॉन जिनकी काइनेटिक एनर्जी ई आती है। काइनेटिक एनर्जी को डबल करना है तो वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए? सोचो, फ्रीक्वेंसी डबल किया तो काइनेटिक एनर्जी डबल से ज्यादा, मुझे चाहिए काइनेटिक एनर्जी डबल, यानी कि फ्रीक्वेंसी 2 हाफ से कम होना चाहिए, और फ्रीक्वेंसी हाफ से कम तो उससे वेवलेंथ आ जाएगा। नहीं समझे? एनर्जी इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। पहले वाले केस में, अच्छा वेवलेंथ के बारे में मुझे इसको लिख दूंगा hc/लैम्डा, ये वर्क फंक्शन, ये काइनेटिक एनर्जी। दूसरे वाले केस में वेवलेंथ ये आ जाएगा वर्क फंक्शन, काइनेटिक एनर्जी डबल। इन दोनों से रिलेट कर लो, पता चल जाएगा, और वो डबल जो हाफ बोला उसी से आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी जो है वो हाफ से कम होना चाहिए, लगभग मैं मान लूं हाफ से कम, मतलब सॉरी फ्रीक्वेंसी जो है वो डबल से कम, तो डबल से कम तो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ कितनी आएगी? हाफ से कम या ज्यादा? हाफ से ज्यादा, तो आंसर क्या जाएगा? थर्ड। 20 तक 15 वही वेवलेंथ डबल कर दिया तो फ्रीक्वेंसी हाफ, फ्रीक्वेंसी नहीं, अच्छा ये भी इसमें देखो, लैम्डा ए दिया हुआ है जो ब्रैकेट में, उसको लैम्डा बी कर लो, लैम्डा बी इक्वल्स टू 2 लैम्डा ए, ये बी कर लो। यार वेवलेंथ जो है वो 2 टाइम्स कर दिया है तो फ्रीक्वेंसी हाफ टाइम हो जाएगा। अच्छा ये हाफ टाइम हुआ तो काइनेटिक एनर्जी हाफ से ज्यादा, और 620 तक, 20 तक और कुछ 20 तक, क्वेश्चन नंबर 20 तक 1 2 3 सॉल्व। लास्ट क्लास में कहा था पेंसिल से लिखते हो तुम? जब हम छोटे छोटे थे इतने से, तब हम स्कूल में मैम पेन नहीं चलाने देती थी, तो हम सोचते हैं कब हम उस क्लास में पहुंचेंगे जब हम पेन से लिखना स्टार्ट करें। होता है क्या? लास्ट क्लास के अंदर हमने स्टार्ट किया था मैटर वेव, मटेरियल से रिलेटेड वेव, कोई भी मटेरियल से रिलेटेड वेव मैटर वेव कहलाती है। किसने बताया था इसके बारे में? डी ब्रॉय। लेकिन डी ब्रॉय ने बोला था ये जो वेव होती है वो मैकेनिकल या नॉन मैकेनिकल से डिफरेंट होती है। वो वेव जो होती है रिफ्लेक्ट पोलराइजेशन पता नहीं क्या क्या करती है, लेकिन ये कुछ नहीं। लेकिन क्या हर एक मटेरियल से रिलेटेड वेव होगी? कब? जब वो मूविंग होगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो डी ब्रॉय के अकॉर्डिंग उसकी जो वेवलेंथ होगी लैम्डा की वैल्यू h/p, इसको क्या लिख दूंगा mv, इसको और क्या लिख दूंगा √2m
काइनेटिक एनर्जी, यहां तक सभी के लिए आएगा। लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी चार्ज पार्टिकल है तो इस काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकता हूं, Q इंटू वी। तो ये चार्ज तक के लिए यहां तक यूज हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड न्यूट्रल पार्टिकल जो होते हैं उनके लिए यूज होगा। ये वाला चार्ज Q इंटू वी न्यूट्रल के लिए यूज नहीं होता। हमने कुछ रिजल्ट्स निकाले थे। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए सबसे हल्का, जिसके लिए सबसे हल्का उसके लिए वेवलेंथ ज्यादा। ये वेवलेंथ नॉर्मल नहीं, इसको एक क्या नाम देते हैं, डी ब्रोए वेवलेंथ। तो अच्छा, इलेक्ट्रॉन के लिए कितना आया था, 12.7 अपॉन में वी, ये एंगस्ट्रॉम में आएगा, या फिर अंडर रूट में 150 अपॉन वी एंगस्ट्रॉम। अच्छा, इसके बाद में थोड़ा सा हैवी क्या ले, प्रोटॉन। प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है, कितना होता है, कितने टाइम्स, 1837। यहाँ रूट में 1837 है, तो सॉल्व करेंगे इससे, तो ये आएगा 0.286 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम। थोड़ा सा और हैवी लेते हैं, ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन का मास इसके कंपैरिजन में डबल है, तो यहाँ पर 2 आ गया, तो रूट में 2, 1/√2 0.707, तो इसको 0.707 से मल्टीप्लाई करें, 0.202 आएगा एंगस्ट्रॉम में। अच्छा, अल्फा के लिए 0.101 रूट वी। यहां तक हमने बात की थी। क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, लेकिन छोटा सा पोर्शन बच रहा है। हमने ए हेडिंग डाली थी, ए नंबर क्या लिखा था उसमें, फॉर चार्ज पार्टिकल। बी लिखे फॉर अनचार्ज पार्टिकल। कोई बताना चाहो कोई एग्जांपल अनचार्ज का? न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें पहला है हमारे पास में न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के बारे में बात करें। अच्छा, न्यूट्रॉन का जो मास होता है, क्या वो प्रोटॉन के मास के ही लगभग बराबर होता है? अच्छा, क्या यहाँ पर जो डी ब्रोई वेवलेंथ न्यूट्रॉन के लिए लिखूंगा, H अपॉन P, P की जगह mv, mv की जगह √2m काइनेटिक एनर्जी। क्या Q इंटू वी लिख सकता हूं? नहीं, यहां तक रुकेंगे। लेकिन यहाँ का जो मास आएगा वो प्रोटॉन के बराबर ही है, यानी कि अच्छा, प्रोटॉन के अंदर Q भी आया था एक्स्ट्रा। यहां पर प्रोटॉन में H अपॉन √2m QV, ये Q भी रख दिया था हमने। अच्छा, ये Q प्रोटॉन का कितना लिखते हैं, E, तो बस वहां E नहीं लिखेंगे। यहां पर हमारे पास में वोल्ट आता था, वहां पर क्या आने वाला है पूरा, ये Q इंटू वी क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी किस यूनिट में रखने वाले हैं हम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो Q इंटू वी, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखेंगे, लेकिन मास तो सेम है ना, X सेम पहले जैसा, मास न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का सेम, तो वैल्यू अभी भी वही आएगी जो प्रोटॉन का था, कितना, 0.286। प्रोटॉन के लिए भी यही था, 0.286। बस डिफरेंस ये है, यहां पर अब काइनेटिक एनर्जी आएगी, वहां पर Q इंटू वी था ना, यहां पर ये E आएगा। अब E किस यूनिट में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, ये एंगस्ट्रॉम में। कुछ डिफरेंस थोड़ी ना, तुम यहां पर E की वैल्यू रख दो, E की वैल्यू रख दो, तो यहां पर वो अब जो वोल्ट आएगा वो सिर्फ वोल्ट में लेना पड़ेगा, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना पड़ेगा। बात तो एक ही आ रही है। प्रोटॉन के बारे में हो गया। अच्छा, कुछ और, सॉरी, न्यूट्रॉन के बारे में, कुछ और न्यूट्रॉन होते हैं जिसको हम बोलते हैं थर्मल न्यूट्रॉन। थर्मल न्यूट्रॉन मतलब एंटी थर्मल न्यूट्रॉन। थर्मल न्यूट्रॉन कोई बता सकता है, कहीं कभी भी लाइफ में सुना हो इसके बारे में? कुछ जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, उसमें यूरेनियम वगैरह पे न्यूट्रॉन्स फेंके जाते हैं। तो न्यूट्रॉन जो फेंका गया है वो न्यूट्रॉन होता है प्राइमरी न्यूट्रॉन, सोर्स न्यूट्रॉन, जिससे फेंका जा रहा है। फिर उसको तोड़ने के बाद में कुछ और न्यूट्रॉन निकलते हैं। वो न्यूट्रॉन हीट के कारण कुछ काइनेटिक एनर्जी लेके दौड़ते रहते हैं, उनको बोलते हैं हम थर्मल न्यूट्रॉन। हीट के कारण जो न्यूट्रॉन भाग रहे हैं, थर्मल न्यूट्रॉन। ये नॉर्मल न्यूट्रॉन है, ये थर्मल न्यूट्रॉन। थर्मल न्यूट्रॉन के बारे में बात करें, एनटी, डी ब्रोई वेवलेंथ ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन क्या आने वाला है, H अपॉन √2 में 2m। अच्छा, Q इंटू वी तो नहीं लिख सकते, चार्ज पार्टिकल नहीं। काइनेटिक एनर्जी, अच्छा, न्यूट्रॉन जो है वो मोनो एटॉमिक होता है क्या? न्यूट्रॉन तो एक एटम ही, तो एक तरह से एटम जैसी चीज, एक मॉलिक्यूल, एक छोटा सा मॉलिक्यूल न्यूट्रॉन। शायद थर्मल फिजिक्स में ये तो पढ़ा है, थर्मल फिजिक्स क्लास में थोड़ा बहुत तो आइडिया हो। कभी हाँ बोला कर तू यार, कभी प्रॉब्लम में ना नुकसान ना हो जाए मार्केट में, कोई तो उससे बोले नहीं
नुकसान ना हो जाए नहीं के कारण। अंधे के अंदर तो खुश हो रहा है ना। थर्मल में पढ़ते हैं किसी भी एक एटम के पास में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है 3/2 kT। लो भाई पता है, बताओ ये के क्या है, बताओ, बोलो बोलो। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। हमारे पास में एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को अगर हमने हीट दिया, टेम्परेचर आ गया T, तो इसके पास में जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होती है 3/2 kT। अगर n मॉलिक्यूल्स है तो काइनेटिक एनर्जी होगी 3/2 nKT। अरे पीवी इक्वल्स टू एनआरटी पढ़ा है कभी? n क्या होता है? स्मॉल n, नंबर ऑफ मोल्स। एक चीज ध्यान रखें, जब थर्मल पढ़ोगे, वैसे तो थर्मल रिवाइज हो गई वापस से, फिर भी ये जो बोल्ट्स, ये कांस्टेंट होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मॉलिक्यूल जहां होते हैं वही यूज होता है। जैसे एक मॉलिक्यूल तो K आया, n मॉलिक्यूल्स तो n के लिए K आया। ऐसे ही अगर मान लो मोल्स हुए n मोल्स, तो मोल्स के लिए जो कांस्टेंट आता है वो आता है R, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। R केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, पढ़ा दिए ये वाला टॉपिक। गैस क्या बोलते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में? गैस बिहेवियर। कोई बात नहीं। यहां पर अच्छा पीवी इक्वल्स टू क्या? एनआरटी का भी नाम सुना है? एनआरटी की जगह पीवी इक्वल्स टू एनकेटी भी होता है, नहीं सुना है? कोई बात नहीं, आज सुन लें। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी या एनकेटी। ये एनकेटी की जगह अगर मोल्स दिए हुए तो क्या लिखते हैं? एनआरटी। फिलहाल हम तो अलग चीज कर रहे हैं। यहां पर ये एक न्यूट्रॉन है, एक है, तो एक न्यूट्रॉन एक मॉलिक्यूल जैसे ही हुआ, तो उसके लिए कौन सी एनर्जी आने वाली है? 3/2 kT। 10 होते हैं तो 3/2 इंटू 10 kT। 50 होते हैं तो 3/2 इंटू 50 kT। तो यहां पर एक है तो एक के लिए 3/2 इंटू kT। यहां से हम ये थर्मल न्यूट्रॉन के लिए वैल्यू h/√2m, काइनेटिक एनर्जी कितना लिखूंगा? 3/2 kT। 2 से 2 कैंसिल। यहां पर ये थर्मल न्यूट्रॉन के लिए जो आएगा h/√2m kT। K जो है 3। बाकी जो दूसरे टीचर्स ऐसे हर जगह बोलते हैं, मैं तो चेक कर रहा था तो लोग अभी एक्टिव हो या नहीं, ऐसा बोला जाता है। तेरा नाम जाएगा, तुझे करीना बना देंगे याद रख। के जो होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अच्छा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता होगा, ये देख लो, ये होता है 1.38 इंटू 10⁻⁻20। अभी 3 ये इस चैप्टर में काम नहीं आएगा, लेकिन थर्मल में काम आता है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है यहां पर एक के। अच्छा थर्मल न्यूट्रॉन के लिए हमारे पास में डी ब्रोई वेवलेंथ आ गई। अच्छा क्या क्या चीजें हमें पता है इसमें? क्या क्या चीजें पता है? H पता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पता है, ये किसका मास है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का मास पता है कितना होता है? 1.62 इंटू 672 इंटू 10⁻27। क्या नहीं पता है? टेम्परेचर। क्या अलग अलग हो सकता है? ये सारी वैल्यूज जब हम रखेंगे तो वैल्यू आएगी 25.6 अपॉन में क्या बचेगा नीचे? T। इस T से पता चल जाएगा थर्मल न्यूट्रॉन का। थर्मल न्यूट्रॉन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर किस यूनिट में होना चाहिए? डिग्री सेल्सियस ऐसा यूनिट है या केल्विन? तो केल्विन में होना चाहिए, और ये आएगा एंगस्ट्रॉम। तो दो आ गए हमारे पास में। नॉर्मल न्यूट्रॉन प्रोटॉन की तरह, बस V की जगह इलेक्ट्रोकाइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वहां पर पोटेंशियल नहीं, काइनेटिक एनर्जी रखना पड़ता है, चार्ज नहीं है ना। थर्मल न्यूट्रॉन टेम्परेचर के फॉर्म में 25.6 अपॉन रूट T। लास्ट है थर्ड, इसमें गैस मॉलिक्यूल। कोई भी गैस मॉलिक्यूल ले लिया, कोई भी गैस मॉलिक्यूल ले लिया,
क्योंकि गैस मॉलिक्यूल भी तो एक पार्टिकल, एक मॉलिक्यूल बन गया, वो भी तो चुपचाप थोड़ी ना बैठे रहेंगे, भागते रहेंगे, और कोई भी चीज मोशन कर रहा है तो उसके पास में क्या हो सकता है, डी ब्रॉय वेवलेंथ। अच्छा, चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है, तो यहां पर आप गैस मॉलिक्यूल के लिए अगर मैं डी ब्रॉय वेवलेंथ निकालूं तो H/√2m काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी अभी थोड़ी देर पहले बोला है, थर्मल में पढ़ते काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT, तो यहां से ये कैंसिल हो गया, तो गैस के लिए कितना आने वाला है, H/√3m kT। अब ध्यान दें, क्या k पता है, 3 पता है, लेकिन मास नहीं पता। ये तो अलग अलग गैस के मॉलिक्यूल के लिए अलग अलग होगा ना, वहां m क्यों पता था, क्योंकि वो न्यूट्रॉन का ही था, लेकिन अलग अलग गैस के हिसाब से ये वैल्यू अलग होगी, तो इसको यही छोड़ देंगे, डिफरेंट गैसेस के लिए अलग आएगा। लेकिन ये जरूर पता चल गया कि यार ये गैस के जो वेवलेंथ है वो √T के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और उसके मॉलिक्यूल के मास के भी इनवर्स है। यहां पर ये √T के इनवर्स में आ रहा है। ये हमारे पास में सारी चीजें हो गई। जितना भी अभी पढ़ा है पूरा का पूरा, ये जो लिख रहे हैं टेबल फॉर्म में आएगा, तो इसको पूरा भर देता हूं बोर्ड, फिर उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जितना भी पढ़ा है पूरा एक कंपाइल कर देते हैं एक पेज पे। वेवलेंथ कैसे लिखते हैं, H/P। 2 पार्ट में पढ़ते हैं, एक तो हम फोटोन जो हमने फोटो इलेक्ट्रिक में पढ़ा वो भी रिवाइज कर लेते हैं। फोटोन के लिए बात करें, क्या फोटोन के लिए फोटोन की वेवलेंथ H/P यही होता है। अच्छा, वहां पर मोमेंटम निकालना सीखा था, मोमेंटम क्या होता है, P इधर जाता, वेवलेंथ इधर जाता, तो H/λ वो पढ़ा था फोटोन में, फोटो इलेक्ट्रिक में, ये वही चीज है। अच्छा, क्या एनर्जी निकालना है, मोमेंटम, मतलब मोमेंटम निकालना होता तो m × v होता है, लेकिन यहां फोटोन के लिए क्या आने वाला है, m × v की वैल्यू c। क्या यहां पर मोमेंटम की वैल्यू m × c लिख दूं, अरे लिख सकते हैं। चलो एक चीज और देख लो, चलो इसको भी हटाओ। क्या E = mc² होता है, यहां से mc × c, क्या mc को क्या लिख सकता हूं, मोमेंटम p × c। क्या यहां से मैं h P की वैल्यू क्या लिखूंगा, E/c, क्या हो जाएगा ये hc/E। E की वैल्यू इधर जाएगा, लैम्डा इधर आएगा, क्या बन गया फॉर्मूला, अरे वही तो था, ये वाली वैल्यू hc/E, तो E की वैल्यू hc/λ। इसको और चेंज करें, 12,400 अपॉन में E। बता सकते हो E किस यूनिट में रखोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वो किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम। सब उल्टा चल रहा है, जो पहले पढ़ा था अब उसे पलटा, जो भी हमने पढ़ा वो फोटोन वाला आ गया। अब यहां पर आते हैं डी ब्रॉय पर। डी ब्रॉय पे भी 2 सेक्शन हमने लिए। सबसे पहला कौन सा वाला, चार्ज में सबसे हल्का कौन सा था, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रॉय वेवलेंथ कितनी आई थी, 12.27 अपॉन में √v एंगस्ट्रॉम, या फिर √ में 150 अपॉन v एंगस्ट्रॉम। ये इलेक्ट्रॉन हो गया। उससे थोड़ा हैवी कौन आया था, प्रोटॉन। प्रोटॉन के लिए 0.286 √v। उसके बाद में ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन के लिए हमने क्या पढ़ा है, 0.202 अपॉन √v एंगस्ट्रॉम। इसके बाद में हमने अल्फा पार्टिकल पढ़ा है, अल्फा के लिए 0.101 अपॉन √v। ये चार्ज खत्म, जो भी हमने अभी तक पढ़ा। इसके बाद में सेकंड कैटेगरी क्या है, अनचार्ज। अनचार्ज के अंदर हमने कितनी चीजें देखी, 3। पहला न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के लिए बात करें, प्रोटॉन जैसा ही आएगा 0.286, लेकिन हम यहां पोटेंशियल नहीं, काइनेटिक एनर्जी आएगी एंगस्ट्रॉम में। सेकंड इधर थर्मल न्यूट्रॉन, यहां लिख दें। थर्मल न्यूट्रॉन के लिए 25.6 अपॉन में टेम्परेचर एंगस्ट्रॉम में आएगा। लास्ट है गैस मॉलिक्यूल के बारे में, जगह नहीं है इसलिए इधर लिख रहा हूं, तुम्हारे में बचेगी क्योंकि कॉपी को तिरछा करना पड़ेगा इसके लिए। इसके लिए कितना आने वाला, H/√3 में 3m kT। ये डी ब्रॉय वेवलेंथ का फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट। इस क्वेश्चन करने फिर उसके बाद बस डेविसन जरूर है। तो आगे बैठा करना है यार, मैं देख भी लूंगा, तू कहां से देख के बोल रहा है, ऊपर गलत प्रूव हुआ था याद है। आगे बैठा था, क्या है ड्यूट्रॉन, हाँ तो मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बोलता हूँ, ड्यूट्रॉन भी बोलते हैं उसको, 1h2 को ड्यूट्रॉन भी बोलते हैं, 1h2 को ड्यूट्रॉन भी बोलते हैं।
अच्छा, हमने ये समरी के अंदर ये छोटी छोटी चीजों के बारे में ही क्यों बात की? क्या डी ब्रोई वेवलेंथ सिर्फ इन्हीं के पास में होती है? इनका मास कम होता है, माइक्रोस्कोपिक है, तो इनकी डी ब्रोई वेवलेंथ मेजर हो जाती है। हमने एक एग्जांपल लिया था युवराज का, उसके अंदर मेजर नहीं हो पा रही थी। तेरा बोलना बहुत जरूरी है भाई क्लास में। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन? तू बोला कम कर, लिखा जा जाएगा। और ये जो भी चबा रहा है ना, कल से क्लास में मुंह में नहीं होना चाहिए जो भी खा रहा है। पार्क में थोड़ी ना बैठा है सामने। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, विद व्हाट पोटेंशियल एन इलेक्ट्रॉन शुड बी एक्सेलरेटेड। अच्छा, कोशिश करना नोट्स में जो लिखे हुए फॉर्मूलेज हैं और जो सामने लिखे हुए फॉर्मूलेज हैं उनको रेफर ना करें, क्योंकि वो देख के सॉल्व करने में तो फिर क्या मजा है, क्योंकि हमने इतनी बात कर ली है कि याद हो जानी चाहिए चीजें। तो विद व्हाट पोटेंशियल एन इलेक्ट्रॉन शुड बी एक्सेलरेटेड टू हैव डी ब्रोई वेवलेंथ ऑफ 10 एंगस्ट्रॉम। बहुत कैलकुलेटिव है ना? नहीं है, कोई बात नहीं। आगे पहला क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन के लिए क्या बोला जा रहा है? डी ब्रोई वेवलेंथ H। अच्छा, कितना आता है इलेक्ट्रॉन के लिए? 12.27 अपॉन रूट V चार्ज है, या फिर रूट 150 अपॉन V। कब क्या यूज करना है डिपेंड किस पे करता है? वैल्यूज पे। ये 10 है, ये निकालना है, स्क्वायर करना पड़ेगा यार। स्क्वायर करोगे तो वहीं आधे तो फेल हो जाएंगे, तो इससे अच्छा नहीं ये वाला यूज करें। तो ये वैल्यू कितनी दी हुई है? 10 एंगस्ट्रॉम। यहां पर रूट में 150 अपॉन V एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल, स्क्वायर करेंगे तो ये 100, ये 150 अपॉन V की वैल्यू 1.5 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन का पैटर्न मैग्नेटिज्म में भी कर रहे होंगे, किया होगा उस पैटर्न पे क्वेश्चन। सेम 4 क्वेश्चन बनते हैं एक क्वेश्चन के अंदर ही, वही कर रहे हैं। फाइंड आउट, लिख लेना तो, फाइंड आउट रेशियो ऑफ डी ब्रोई वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है ना। प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के बारे में कुछ पता है क्या? चार्ज और मास। प्रोटॉन का मास अगर m मान लिया तो अल्फा का 4 है, 4 टाइम्स, क्योंकि 1h1 2he4, तो 1 और 4 है ऊपर, 4 टाइम्स। चार्ज 2 टाइम्स। प्रोटॉन का अगर e माना तो उसका 2e मानना पड़ेगा। तो ये रिलेशन पता है। प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल इफ बोथ हैविंग फर्स्ट क्वेश्चन सेम मोमेंटम, सेकेंड क्वेश्चन सेम स्पीड, थर्ड क्वेश्चन सेम काइनेटिक एनर्जी। एक और आएगा क्या आएगा? पोटेंशियल। फोर्थ क्वेश्चन एक्सेलरेटेड बाय सेम पोटेंशियल। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या सेम है? तो फिर डी ब्रोई वेवलेंथ निकालने के लिए मोमेंटम वाला फॉर्म देखो। सेकंड में स्पीड सेम है तो स्पीड वाला फॉर्म देखो। थर्ड में काइनेटिक एनर्जी सेम है तो काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्म देखो। बस ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। सेम क्वेश्चन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में चार्ज वाले में भी आता है। रेडियस का रेशियो पूछा जाता है वहां पर। फर्स्ट क्वेश्चन का क्या है? अच्छा, डी ब्रोई वेवलेंथ कैसे निकालते हैं? एक तरीका तो है H/P।
यही वाला क्यों लगाएंगे? क्योंकि पहले क्वेश्चन में मोमेंटम दिया है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में मोमेंटम सेम, ये तो सबके लिए सेम, तो ये डी ब्रोई वेवलेंथ भी दोनों सबके लिए सेम, चाहे प्रोटॉन हो, चाहे अल्फा हो, चाहे न्यूट्रॉन हो, चाहे इलेक्ट्रॉन, सबके लिए सेम ही आएगा, क्योंकि H/P सबके लिए सेम होता है अगर P सेम है तो प्रोटॉन और अल्फा का जो रेशियो आएगा वो 1:1। सेकेंड कौन सा फॉर्म लगाए? कौन सा, क्या आंसर है सेकंड का? 4/1। कौन सा रिलेशन लगा? सेकंड में क्या सेम दिया है? स्पीड, तो इसको स्पीड के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो मोमेंटम को क्या लिख, मोमेंटम सेम थोड़ी ना है, स्पीड तो आता तो मोमेंटम ही, तो मोमेंटम को क्या लिखूं? m इंटू, क्या ये सबके लिए सेम? इस क्वेश्चन में दोनों के लिए v भी सेम, तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो प्रोटॉन के लिए और अल्फा के लिए, तो नीचे प्रोटॉन का मास आएगा, ऊपर उल्टा है ना, तो उल्टा इस पर कितना आने वाला है? 4 ऑफ प्रोटॉन, मतलब 4 टाइम्स होता है, तो ये तो आ जाएगा 4/1। थर्ड का आंसर, थर्ड में क्या दिया है? काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में यूज करना पड़ेगा, तभी तो कुछ चीज सेम रख पाएंगे। तो ये वैल्यू होती है h अपॉन, मोमेंटम होता है नीचे, लेकिन मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखना पड़ेगा 2m। ये सबके लिए सेम, ये सबके लिए सेम, काइनेटिक एनर्जी सेम गिवन है, लेकिन मास अलग अलग है, प्रोटॉन का अलग होगा और अल्फा का अलग होगा, इसलिए इसको हटा नहीं सकते। तो यहां से पता चला यार मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो प्रोटॉन और ये अल्फा, तो नीचे ये रूट में आएगा पूरा, लेकिन इनवर्स में नीचे किसका मास आएगा? प्रोटॉन का, फिर अल्फा का ऊपर कितना आने वाला है? 2⁻1। ये होगा थर्ड। पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल वाला फॉर्म यूज करना पड़ेगा, √2m, काइनेटिक एनर्जी को Q इंटू V। क्या क्या सेम है? H सेम है, 2 सेम है, पोटेंशियल सेम है, लेकिन ये अल्फा और प्रोटॉन के लिए दोनों अलग अलग है। तो यहां से यार ये स्टेप लिखना नहीं होता है, ये बस समझने के लिए लिख रहा हूं, ये हर एक में सीधा बनाओ। तो यहां से प्रोटॉन के लिए और अल्फा के लिए रेशो, नीचे पूरे पे रूट ले लिया, नीचे m इंटू प्रोटॉन का मास और प्रोटॉन का चार्ज, कितना लिखो? ये लिखो, ऊपर कितना आएगा? 4mp और यहाँ 2e, कितना आ जाएगा? √8/1। √8 को क्या लिखो? 2√2। 2√2। और क्वेश्चन करेंगे, लेकिन सेम पैटर्न पे है, तो एक इसी पैटर्न पर एक होमवर्क मिल गया। मैग्नेटिज्म में किए में कैसे रेडियस का रेशियो निकालते थे, mv/qb, बस वो मास और प्रोटॉन और अल्फा अलग अलग, कभी न्यूट्रॉन कर देते, कभी क्या कर देते। इन प्रीवियस लिखे क्या? ये लिख रहे हो अभी, ये बहुत कितने लोग अभी ये लिख रहे हैं सॉल्यूशन? कोई भी लिखो, लिखो भाई। तुम कहाँ लिख रहे हो? तुम तो बातें कर रहे हो। हम चलो ये टाइम पास करते हैं थोड़ा सा। हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने कॉलिजन जब हमने पढ़ाया था तब नहीं पढ़ा था? उस उधर क्लास चलती थी, नहीं पढ़ा था। एक तुम तो हाँ कभी कभी आते थे, कभी आते थे, फिर एकदम से क्लास में से बीच क्लास में से उठ के चले जाते थे। क्या बताएं सर, बहुत दुख दर्द है जगह। अरे कितने इधर कितने थे? एक तो ये, 2, 3। हम में से और ऐसे इनमें से जिन्होंने हाथ खड़े किए कितने हैं जिन्होंने कभी ये कॉलिजन पढ़ा ही नहीं, कभी भी नहीं पढ़ा? अच्छा, ये पता है क्या कॉलिजन के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो क्या करना होता है? तुम अब जगह हो, मैंने तो थोड़ी देर पहले पूछा था क्वेश्चन, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, कोई बात नहीं। क्या करते हैं कॉलिजन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्यों? जब एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो क्या पहली ऑब्जेक्ट में दूसरी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया होगा? क्या इस पर ये फोर्स एक्सटर्नल लगा? क्या इसने भी इस पर एक फोर्स लगाया होगा? रिएक्शन।
क्या इस पर भी एक्सटर्नल लगा? लेकिन ये दोनों ने एक दूसरे पर जो फोर्स लगाया, मैंने इस पूरे को एक सिस्टम मान लिया, तो इन दोनों ने एक दूसरे पर जो फोर्स लगाया वो इंटरनल बन गया। पूरे दोनों ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इक्वल्स टू dp बाय dt। अगर F 0 है तो मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो कोलिजन के हर एक क्वेश्चन में मोमेंटम कंजर्व होता है। कभी एक्सप्लोजन पर बेस्ड क्वेश्चन किए हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बम है, वो यहां रख दिया, एकदम से वो फूट गया, क्या फूटने के लिए हमें बाहर से उस पर हथौड़े से मारा? क्या किया है? यही किया। लेकिन ऐसे करने पर क्या फोर्स लग गया? तुमने हो सकता है कभी वीडियो देखा हो या सुना हो कि जो भी बम बनाया जाता है उसके अंदर जो अंदर बारूद भरा जाता है उसको बहुत ज्यादा पैक किया जाता है, बहुत ज्यादा पैक किया जाता है। सूतली बम, वो ग्रीन कलर का होता है, उस पर वो बहुत अगर लूज बांधा हो तो नहीं फूटेगा, लेकिन उसको बहुत टाइट बांधा जाता है। टाइट बांधता है जो बारूद होता है उसको बहुत कंप्रेस कर देता है। जब माचिस से उसको जलाया तो जो फायर गया वो अंदर कंबशन पैदा करता है, लेकिन जो कंबशन हुआ बारूद के अंदर उसको जगह ही नहीं मिल रही जलने के लिए, क्योंकि अंदर जैसे ही गैस बनने लगी फ्यूल उस जलने के कारण, कंबशन के कारण जगह नहीं मिली, क्योंकि वो पूरा कॉम्पैक्ट है, तो वो फूट के निकलेगा, उसको साउंड भी आता है। लेकिन अब जो फोर्स लगा, क्या वो अंदर बारूद के कारण लगा? तो वो फोर्स क्या बन गया? इंटरनल। और इंटरनल है तो अभी भी एक्सटर्नल फोर्स जीरो, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वैलिड होगा। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कैसे करते हैं? इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम। अच्छा, जब सूतली बम यहां रखा हुआ था तब उसका मोमेंटम कितना था? बाद में भी कितना होना चाहिए? क्यों? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जो इनिशियल मोमेंटम होगा वही फाइनल मोमेंटम होगा। मान लो बम दो टुकड़ों में टूट गया, क्या फाइनल मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए? क्योंकि इनिशियल क्या था? लेकिन बाद में तो दो टुकड़े हैं, तो इन दोनों दो टुकड़े हैं, इन दोनों का मोमेंटम इक्वल होना चाहिए और अपोजिट होना चाहिए, ताकि अगर इसका मोमेंटम 10 हुआ तो इसका -10, टोटल मोमेंटम 0, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम, क्योंकि ब्लास्ट होने के लिए एक्सटर्नल फोर्स नहीं, इंटरनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल था। जब भी इंटरनल फोर्स होता है तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगता है। मैंने टाइम पास नहीं किया, मैंने एक क्वेश्चन करवा दिया, आएगा इसमें डी ब्रोगली में। क्वेश्चन लिखो अगला, ये जो होमवर्क है हमारा। In previous question, find out ratio of. In previous question, find out ratio of de Broglie wavelength of proton and neutron for all the four cases. चारों क्वेश्चन for all the four cases. ये होमवर्क करना। अगला क्वेश्चन लिखो। Next question, if de Broglie wavelength of moving electron, if de Broglie wavelength of moving electron is decreased from 1 angstrom to 0.5 angstrom, 1 angstrom to 0.5 angstrom, then find out change in its kinetic energy. Then find out change in its kinetic energy in electron volt. करो सॉल्व। डी ब्रोगली वेवलेंथ दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकालना है, किस फॉर्म को यूज करेंगे? √2m E वाला। जल्दी करें, एक और कराना है क्वेश्चन। इनिशियल कितना, चेंज पूछा है। अच्छा, इनिशियल कितना है? 1 एंगस्ट्रॉम। क्या लिखूंगा इसको? √150/V एंगस्ट्रॉम। यहां से स्क्वायर करेंगे तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 150। ये किस में आया? वोल्ट में। क्या ये इनिशियल वोल्टेज है? तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे यार, Q इंटू V, तो E इंटू V, ये आ गया। ये तो इनिशियल है। फाइनल कितना आएगा? 0.5 इक्वल्स टू
ये 1/2 लिख दो, √v यंगस्टोन, ये कैंसिल, स्क्वायर करो, कितना आएगा ये 1/4, 150 ये v, तो v2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600 वोल्ट। 600 वोल्ट मतलब काइनेटिक एनर्जी सेकंड फाइनल कितना जाएगा 600 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां से कितना चेंज आया 450, तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी 600 माइनस 150 इट इज 450 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, इसमें चेंज वाला वो परसेंटेज वाला कर सकते थे क्या? नहीं, वो पावर आगे आती है वो कर सकते थे। अरे बाइनोमियल लगाते हैं वो आगे आती है वो कर सकते हैं क्या? अरे कभी किया है? मान लो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो इसको कभी ऐसे किया है कि डेल्टा y अपॉन y इंटू 100 इक्वल्स टू 2 टाइम्स, लेकिन ये कब लगता है जब चेंज बहुत कम हो। चेंज पहले कितना था 1, कितना हो गया 0.5, 50% चेंज हो गया, इसमें नहीं लगेगा। लास्ट क्वेश्चन आज का आंसर चाहिए अभी, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आने लायक, ठीक है। अ स्टेशनरी बॉम्ब, a stationary bomb suddenly explode, मतलब हिंदी में नहीं, मीनिंग फिजिक्स के लिहाज से मीनिंग, ब्लास्ट हो गया। इंटरनल फोर्स के कारण एक्सप्लोड हुआ है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से ही सॉल्व होगा। Suddenly explode into two fragments M1 and M2. M1 and M2. Then find out ratio of de Broglie wavelength of those fragment. Find out ratio of de Broglie wavelength of those fragment. ऑप्शन है ये कुछ इस प्रकार, आगे क्या कितने लोगों का आंसर आ गया? वो बहुत सारे हैं। अच्छा, डी ब्रोई वेवलेंथ छोड़ो यार, मैकेनिक्स तो छोड़ो, डी ब्रोई वेवलेंथ कैसे निकालते हैं? h/p और h/mv या फिर h/√2mv या फिर h/√2m3v, कोई सही फॉर्म यूज कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन किस चीज का है? बॉम्ब एक्सप्लोड हो रहा है, एक्सप्लोड इंटरनल फोर्स के कारण, तो इससे क्या पता चलेगा? एक्सप्लोड हो रहा है यानी कि क्या सेम रहेगा? मोमेंटम। और क्या पूछा जा रहा है? डी ब्रोई वेवलेंथ। तो डी ब्रोई के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? h/p, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगता है कॉलिजन एक्सप्लोजन में, इसलिए मोमेंटम वाला लगेगा। अच्छा, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? मान लीजिए ये है, क्या स्टार्टिंग में रेस्ट पे और रेस्ट पे है तो इनिशियल मोमेंटम 0, बाद में ये दो पार्ट M1 और M2 में टूट गया, इसका मोमेंटम ये रखा, इसका मोमेंटम ये रखा, क्या फाइनल क्या हमें पता है? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगता है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मतलब इनिशियल और फाइनल इक्वल, इनिशियल कितना है 0, तो फाइनल जो आएगा वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शन आना चाहिए। ये तो हमें पता है, ये तो वर्बली सॉल्व हो जाना चाहिए, लिख रहे हैं हम तो। क्या इनिशियल 0 है तो बाद के दो जो है, एक का मोमेंटम x है तो दूसरे का -x होना चाहिए, तभी 0 होगा। तो अब मुझे डी ब्रोई वेवलेंथ चाहिए और मोमेंटम के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन लगता है, तो पहले वाले के लिए और दूसरे वाले के लिए। अच्छा, मैग्नीट्यूड तो सेम आ गया ना, तो मैग्नीट्यूड तो हमने सेम रख दिया, तो यहां पर h तो सबके लिए सेम है, यहां पर ये वैल्यू P1 ये P2, ये दोनों इक्वल है, P1 और P2 तो इक्वल है, तो यहां से ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1:1।